इसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पे कहा जा रहा है कि विपक्षी सारे साफ हैं, ब्राह्मण सबके बाप हैं। ये जब अपने भगवान से अपना पैर पुजवा लेते हैं, भगवान को भी प्रतिमा में जान डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो अपने को सुपर ह्यूमन पहले समझते हैं। तो यही मनुव्यवस्था है। मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि 5 वर्षम तु ब्राह्मणम 7 वर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। तो स्वाभाविक रूप से उनका नारा मनु संविधान के अनुसार जो लग रहा है उनकी नजर में उचित है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और ये लगातार पिछले 2 महीने से रामचरितमानस में तमाम शोषित वंचित समाज के अपमान के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, योगी जी ने स्पेशली कहा है कि हर जिले में सरकारी खर्चे पर रामायण का पाठ कराया जाएगा। उसके बाद आपका एक ट्वीट आया कि सरकार जो है सरकारी खर्चे पर तमाम शोषित वंचित समाज के लोगों का अपमान करने जा रही है और मखौल उड़ाने जा रही है। क्या लगता है, ऐसा सच में कर रहे हैं या वो राजनीतिक रूप से एक सही फैसला उन्होंने किया है और सही कदम उठा रहे हैं, आपको जो है चुनौती दे रहे हैं? सही मायने में आज पूरे देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े अपने सम्मान के प्रति सचेत हुए हैं, जिसके फलस्वरूप तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य मानस के कुछ चौपाइयों के उन हिस्सों से जिससे देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच कहा जाता था, अधम कहा जाता था, महिलाओं और शूद्रों को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने तथा अपमानित करने की बात की जाती थी, उसको देखते हुए उन्होंने मानस का पाठ करना बंद किया, जिसके नाते सरकार को सरकारी खर्च पर मानस को पाठ कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद सरकार का यह निर्णय कहीं न कहीं देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की जीत का प्रतीक है। आज सरकार बैकफुट पे आई है और सरकारी खर्चा से मानस का पाठ कराने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और जो धन उन्होंने जिलों को दिया है वो इतना न्यून धन का हिस्सा है, जिसमें पूरे जनपद में क्या एक ब्लॉक में भी मानस का पाठ नहीं करा सकते हैं। जो तो केवल इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं को चिढ़ाने की कोशिश की गई है, अन्यथा इसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि आस्था अंतर्मन से होता है, आस्था थोपी नहीं जाती है। आस्था को धन की तराजू पर तौला नहीं जाता है। आस्था जबरदस्ती सरकारी खर्चे पर पैदा नहीं की जाती है। आस्था अंतर्मन से होता है। जिसके मन में आस्था होती है वो अपने आस्था अनुसार अपने धर्म के प्रति, अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा से नमन करता है। और जबरदस्ती आस्था थोपना कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि बड़े पैमाने पर जो लोग अभी अपमानित होते थे पाठ करना बंद कर दिए, जिसके नाते तमाम लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ गई। धर्म के ठेकेदारों को भी ये लगने लगा कि कहीं धर्म न खत्म हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमदर्दी दिखाई है, अगर ये हमदर्दी सभी धर्मों के प्रति दिखाते तो शायद मैं भी उनका स्वागत करता। वो तो कह रहे हैं कि लोगों के हित में, खास तौर पे उन्होंने कहा है कि नारियां जो हैं, महिलाएं, उनको इन आयोजनों में शामिल करना है। हम कह रहे हैं कि ठीक है,
आज नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। सरकार भी महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाती है। हमारे देश की संस्कृति भी है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां नारियों का सम्मान होता हो, जहां महिला सशक्तिकरण का अभियान चलता हो, जहां नवरात्र में देवियों की पूजा होती हो, वहीं पर देश की समस्त महिलाएं जो नारी शक्ति के रूप में ही अपनी पहचान रखती हैं, उनको मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात की जाए तो हम समझते हैं विरोधाभास का जो चरित्र है ये किसी गले के नीचे उतरने वाला नहीं। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जरा ये वीडियो गौर से देखिएगा, उसके बाद कुछ और सवाल हैं। ये एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप आवाज सुन सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पे कहा जा रहा है कि विपक्षी सारे साफ हैं, ब्राह्मण सबके बाप हैं। और इसी मनुवाद के खिलाफ जब आप आवाज उठा रहे थे तो लोग आपका गला, जीभ, गर्दन काटने को तैयार थे। और इस कार्यक्रम में, ये जयपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, ब्राह्मण महासम्मेलन था, जहां की केंद्रीय मंत्री जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी शामिल रहे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल रहे जो कि ब्राह्मण समाज से थे। और ये नारे लगातार खुल के लगाए गए और ये वीडियो इस वक्त बहुत वायरल है। क्या कहेंगे मनुवाद की जड़ों पर और इस तरीके के कार्यक्रमों पर? देखिए, एक आम सी कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब भाजपा की केंद्र और प्रदेश में सरकार है, देश के तमाम प्रदेशों में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, धर्म के नाम पर आज जो नंगा नाच हो रहा है, जिस तरीके से नारे ये ब्राह्मण समाज सम्मेलन राजस्थान में लग रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद, देश के लिए खतरे की घंटी है। देश समाज सामाजिक सद्भाव से चलता है, सामाजिक विध्वंस से नहीं। इसलिए यद्यपि मैं इनके नारे को अन्यथा नहीं लेता, क्योंकि ये जब अपने भगवान से अपना पैर पुजवा लेते हैं, भगवान को भी प्रतिमा में जान डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो अपने को सुपर ह्यूमन पहले समझते हैं। और मनु की आपने जब बात की कि मनु व्यवस्था, तो यही मनु व्यवस्था है। मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि 5 वर्षम तु ब्राह्मणम 7 वर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। तो स्वाभाविक रूप से उनका नारा मनु संविधान के अनुसार जो लग रहा है, उनकी नजर में उचित है। हम इसे भले अनुचित मानते हों, लेकिन मनु व्यवस्था के मुताबिक उनका नारा जब 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होगा, तो स्वाभाविक रूप से 100 साल से ज्यादा बड़ी उम्र तो किसी की होती नहीं। तो चिंता तो क्षत्रियों को करनी चाहिए। 100 साल के बाद तो बनिया भी नहीं जिएगा, शूद्र भी नहीं जिएगा। तो बनिया और शूद्र का बाप तो हो नहीं सकता, लेकिन 100 साल के क्षत्रिय का पिता 5 साल का ब्राह्मण हो सकता है। ये मनु की संविधान है और मनु के संविधान के अनुसार वो नारा लग रहा है, इसलिए इनके मुताबिक वो ठीक है। हमें भले अनुचित लग रहा हो, मैं इसको अन्यथा इसलिए नहीं लेता, यही मनु व्यवस्था है और इसी का मैं विरोध करता रहता हूँ। पर अभी तो देश में संविधान लागू है, मनु व्यवस्था तो लागू नहीं है। उसी संविधान के जरिए, लोकतंत्र के जरिए चुन के आप प्रधानमंत्री बने, आप मुख्यमंत्री बने। यही तो रोना है कि संविधान की कसम खाकर के संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग इनको हवा दे रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। जब देश का कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ये कहेगा
कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो संविधान तो अपने आप इनकी नजर में खत्म हो गया। अगर संविधान का गरिमा रखते तो संविधान की कसम खाने के बाद संविधान के मुताबिक इनको चाल चलन भी रखना चाहिए। लेकिन संविधान का शपथ खा करके संवैधानिक पद पर बैठने के बाद संविधान के निर्देशों के विपरीत ये नारा कैसे आ गया? तो स्वाभाविक रूप से जब मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आम लोग अगर धज्जी उड़ाता है, आम लोग संविधान का माहौल उड़ाता है, तो स्वाभाविक रूप से यह देश के लिए खतरे की घंटी है। आज देश पर भी खतरा मंडरा रहा है, संविधान पर भी खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र पर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी यूं कहिए कि लोकतंत्र, संविधान और देश तीनों खतरे में है। और इसीलिए देशवासियों को नए सिरे से चिंतन करना चाहिए और जो आज खतरा बन गए हैं देश के लिए, संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए, उनसे दो दो हाथ करके लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक वाकया था बड़ा पुराना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उनसे मिलने भी गए थे। आपको याद होगा, राजन पाल गौतम जी मंत्री थे, एक कार्यक्रम में शामिल हुए, 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। और एक तरफ मंत्री इस तरीके के नारे लगवा रहा है भरी सभा में। क्या इन जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब यही तो है पक्षपात। जबरा मारे रोवे न दे, गांव की एक कहावत। मतलब ये कुछ भी करें, इनको सर्वाधिकार है, ये अपने को सर्वशक्तिमान मानते हैं और ये तो अपने को ईश्वर से भी ऊपर मानते हैं। तो जो अपने को ईश्वर से भी ऊपर मानता है वो आम इंसान को क्या मानेगा? वो संविधान को क्या मानेगा? वो देश को क्या मानेगा? वो लोकतंत्र को क्या मानेगा? यही जो इस देश में वर्णवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर नंगा नाच चल रहा है, यही देश के लिए खतरा है, यही संविधान के लिए खतरा है। और इसीलिए आम लोगों को आगे आकर के इस प्रकार की जो संविधान विरोधी, देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी शक्तियां हैं, उनको कड़ा जवाब देने के लिए कमर कस के मैदान में उतरना होगा। आप कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं, और आपके द्वारा जो बातें कही गई उसका एक बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और सामाजिक स्तर पर भी देखा गया। गांव गांव तक चर्चा है। जब भी हम लोग फील्ड पे निकलते हैं तो सुनते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा, आपके कहे गए बातों का बड़ा प्रभाव है, गांव में चर्चा है। लेकिन एक तरफ अटकलें लगाई जा रही हैं, विपक्षी कह रहे हैं, और तमाम ऐसे पत्रकार भी हैं जो मैंने कहते सुना कि भाई सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी कोलकाता में, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंच से नहीं दिखे, और उसके बाद लोग कहने लगे कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मुद्दों से यूटर्न ले लिया है, उस तरफ चलने का इरादा नहीं है। समाजवादी पार्टी में लगभग 75 वक्ता 2 दिनों के इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अपने विचार रखे। उसमें 1 और 2 छोड़ करके शेष सभी वक्ता का जो मत आया है वो हमारे विचारों से सहमत नजर आए। और जो 1 और 2 लोग थे, सुनियोजित साजिश के तहत मैनेज करके वही अखबारों में निकलवाए थे कि मौर्य जी को मंच पर जगह नहीं मिली। सच बात तो यह है कि मैं कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद गया और मैं स्वयं मंच की ओर गया ही नहीं, पीछे दरवाजे से घुसा और सबसे पीछे सीट पर जहां हमारे साथी लोग बैठे थे मैं वहीं बैठ गया। लेकिन ऐसे लोगों का भ्रम तो उस दिन खत्म हो जाना चाहिए जिस दिन प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मैं मंच पर दिखाई पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से
जो तिकड़मबाज हैं वो हर जगह तिकड़म करने में कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई कला दिखाई देते हैं। तो तिकड़मबाजों का तिकड़म था, सच्चाई से कहीं कोई इसका नाता नहीं रहा। एक सवाल मेरे मन में आता है कि आपसे ही बड़ा प्यार है लोगों को। लोग मंच पर आपको खोज रहे थे, आप नहीं दिखे तो खबरें बनने लगी और लगने लगा कि अब समाजवादी पार्टी में देखिए विरोध हो रहा है। और तमाम राष्ट्रीय महासचिव हैं आपकी पार्टी के जो मंच पे नहीं दिखे, मंच पे नहीं बैठे थे। आपसे इतना लगाव क्यों? इन मीडिया के लोगों को, तमाम विपक्षियों को खास लगाव है आपसे कुछ, इसकी क्या वजह है? अब स्वाभाविक रूप से अब पूरे देश में चाहने वालों की भरमार तो है। अब तो जिसको चाहने वाले लोग होंगे उसी की लोग चिंता भी करेंगे। जिसको कोई तवज्जो नहीं देगा वो रहे न रहे, जाए न जाए, बैठे कहाँ बैठे, इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य के सम्मान की चिंता करोड़ों करोड़ों लोग देश में आज करने वाले हैं। यही हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, करोड़ों लोग चिंता करने वाले आज तैयार हो गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाले भी आपको मंच पे ढूंढ रहे हैं कि आप बोलते रहे? स्वाभाविक रूप से आज अगर मंच में मैंने नहीं दिखाई पड़ा और विपक्ष के मन में लड्डू फूटने लगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मेरे परछाई का दहशत उनके मन में भी दिखाई पड़ता है कि हो सकता है मौर्य जी नाराज हों, कुछ बात आगे बढ़ाएं। तो लेकिन ऐसे लोगों के मंसूबे कभी कामयाब होने वाले नहीं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। रही बात विपक्ष की, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष को हैरानी होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्हें मेरी ताकत का पूरा अंदाजा है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप अपने मुद्दों पर लगातार बने रहेंगे और समाजवादी पार्टी आपके साथ है? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से शूद्र होने की व्यथा व्यक्त कर दी कि मेरे मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद भाजपा के लोगों द्वारा उसे गंगा जल से धुलवाया जाना, इस बात का साफ संकेत है को आज भी हमें वो शूद्र समझते हैं। तो ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। आपने पूरी बातचीत सुन ली है। उन तमाम अटकलों पर इन्होंने विराम लगाया है खुद से, और तमाम तस्वीरें उसके बाद अगर लोगों ने ठीक से देखी होती तो उन्हें दिख भी जाती कि जो अटकलें वो लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। और इन्होंने तमाम उन बातों पर भी अपने विचार रखे जो हाल फिलहाल में देश में घट रही है। खास तौर पर मनुवादियों के उस मनुवाद पर हमने बात की जो लगातार अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि हम अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोनों ही एक साथ लगातार मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब